best lesson of life is listen to everyone and learn from everyone. Because nobody knows everything, but everyone knows something. और ये थोड़ा थोड़ा करके ही ना हम सब कुछ सीख सकते हैं और हमारी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स और हिंड्रेंसेस को हम आसानी से पार कर सकते हैं। मंदिर में जो मेरे मेहमान आते हैं मैं उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं धीरे धीरे करके हर किसी से सीखती जाऊंगी तो जो कमियां मुझ में हैं शायद मैं उनसे पार पा पाऊंगी। आज मैंने जिन्हें आमंत्रित किया है वो एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, और वो किताबें ऐसी लिखी हैं जो कि किसी पार्टी विशेष के लिए हैं और थोड़ा पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं, तो मैं उनसे उस बारे में ज़रूर बात करूंगी। वो ऑथर हैं। उसके अलावा उन्होंने युवा फाउंडेशन नाम से एक फाउंडेशन की स्थापना की है। उस फाउंडेशन का काम यही है कि वो जो यूथ हैं उनको पॉलिटिक्स के बारे में, पॉलिसीज के बारे में और सोशल इश्यूज के बारे में जागरूक करते हैं। इसके अलावा आपने उन्हें बहुत सारे डिबेट्स में देखा होगा। वो टीवी पैनलिस्ट हैं और टेडेक्स स्पीकर हैं। ये तो सारे उनके व्यक्तित्व के आयाम हैं जो मैंने आपको बताया, लेकिन जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित किया वो ये था कि वो फाउंडर हैं द रामायणा स्कूल के। अब मुझे इस चीज ने बहुत हैरान किया कि ऐसा नाम और ऐसा स्कूल मैंने अपने जीवन काल में तो कभी नहीं सुना। अब ये स्कूल अगर बना है तो क्या उनके दिमाग में थॉट प्रोसेस रहा होगा, क्या सोच के उन्होंने द रामायणा नाम रखा अपने स्कूल का। और जिसने इसकी स्थापना की है उन्हें अधिकांश लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। उनका नाम है शांतनु गुप्ता जी। अच्छा, उनकी एक किताब है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी, मेरे पास है। आपको उल्टा दिख रही होगी पर सीधा करके मैं आपको बता दूं, उस किताब का नाम है द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश। तो आप समझ ही गए होंगे कि वो किसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से बातचीत करते हैं। तो बहरहाल मैं उनको रिक्वेस्ट भेजती हूँ और उनसे हम करते हैं कुछ बातें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप जरूर उनसे पूछिएगा। तो शांतनु जी को मैं भेजती हूँ एक रिक्वेस्ट। उनके पास एक रिक्वेस्ट। हेलो सुमित, कैसे हो? नमस्ते, वेलकम। नमस्ते योगिता जी, मेरी आवाज आ पा रही है आपको? बहुत अच्छे से आ रही है। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ जी। आपको शायद याद होगा, मैं आपको बहुत समय से आपके पीछे पड़ी हुई हूँ कि मुझे आपका इंटरव्यू लेना है, लेना है, लेना है, और आप बहुत व्यस्त चल रहे थे इस बीच में, है ना? जी हाँ, देखो, और चुनावों के समय जो मेरी दूसरी किताब आई थी जो आपने अभी दिखाई स्क्रीन पे, मांखू ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश, ये वाली हाँ किताब तो ये करीब दिसंबर में आई थी पिछले साल, और जी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक मैं इसके बहुत सारे कार्यक्रम थे तो उसमें थोड़ा व्यस्त था। तो जी। हाँ, उसके लिए माफी आप चाहूंगा। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल माफी की तो बात ही नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि आपने जो कार्य किए हैं ना, उस चीज ने मुझे इतना आपके प्रति एक आसक्ति जगा दी कि मैं आपसे जानूं कि आप ये जिस चीज को कर रहे हैं उसके पीछे वजह क्या है। स्पेशली जो दी रामायणा स्कूल है, मैंने ऐसा कभी कोई कॉन्सेप्ट नहीं सुना, क्योंकि रामायण हमने सिर्फ बचपन में पढ़े। हमारे पापा मम्मी जो हमें रिसाइट करके सुनाते थे, बस हमें उतनी ही कहानियां पता है। और फिर लॉकडाउन में फिर रामायण फिर से जब आया टीवी पे तो हम उस चीज को रिफ्रेश कर पाए। लेकिन आपका जो ये फाउंडेशन है रामायणा स्कूल, इसके बारे में विस्तार से आपसे ही जानना चाहती हूँ कि दिमाग में कॉन्सेप्ट आया कैसे आपके? देखिए, मैं एक और इनोवेशन कर रहा हूँ अपने ही घर पे। मेरे दो दो बच्चे हैं, वन इज अभिराम, वन इज नक्षत्रा। अभिराम 9 साल का है, नक्षत्रा 3 साल की है, and I'm homeschooling them. अच्छा, They दे have आर नॉट never गोइंग टू been to a स्कूल? they've not been to a formal school, right? तो बहुत चीजें करते हैं। वो म्यूजिक सीखते हैं, वो कर्नाटिक म्यूजिक सीखते हैं, वो संस्कृत सीखते हैं, वो चेस सीखते हैं, वो फुटबॉल सीखते हैं, वो बैडमिंटन सीखते हैं, लेकिन फॉर्मली किसी स्कूल में नहीं जाते हैं। वो अलग अलग जगहों से कुछ कुछ सीखते हैं वो। तो ऐसे ही 3-4 साल पहले वो चिन्मय मिशन नोएडा में मेरा बालक जाता था और उसने आके कुछ मुझसे रामायण से संबंधित प्रश्न पूछा हम्म। कि परशुराम और राम जब दोनों भगवान विष्णु के अवतार हैं तो वो साथ में कैसे हो सकते हैं। अगर आपके दर्शकों को बताओ तो बालकांड में जब जब स्वयंवर के समय राम जी धनुष तोड़ते हैं तो परशुराम जी भी उस सीन में आते हैं। हाँ, तो उनको लगा कि जब दोनों एक ही के अवतार हैं, दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं। उसका दिमाग में कंसेप्शन था कि एक जाएगा, दूसरा एक आएगा, आएगा, हाँ हाँ। दूसरा जाएगा। अवतार एक एक आदमी के 5 अवतार कैसे, ज्यादा अवतार कैसे हो सकते हैं। तो ऐसा प्रश्न था, उसका मैंने कुछ जवाब दिया। लेकिन तब से मेरी थोड़ी सी रुचि और बढ़ गई रामायण में। और यही होम स्कूलिंग का फायदा है कि उसमें बच्चे नहीं, साथ में पेरेंट्स और पूरा परिवार सीखता है। और उन्हीं दिनों मैं योगी आदित्यनाथ वाली अपनी जो पहली किताब है, जो जो हाँ। इनकी जीवनी है, द मंक हू बिकेम चीफ मिनिस्टर, इस पे हम्म। काम कर रहा था। तो मेरा गोरखपुर जाना बहुत होता था लखनऊ से। अच्छा। और आपके दर्शकों को पता होगा कि लखनऊ और गोरखपुर के बिल्कुल सेंटर में अयोध्या है।
लखनऊ से गोरखपुर करीब 4 घंटे, 4.5-5 घंटे का रास्ता है, करीब 2-2.5 घंटे पे लखनऊ से अयोध्या आ जाती है। तो मेरा वहां भी जाने लगा। वहां पे मेयर बन गए थे ऋषिकेश उपाध्याय जी, काफी प्रोग्रेसिव व्यक्ति हैं, उनसे मिलना होने लगा। वहां के जितने ट्रेडिशनल स्कॉलर्स हैं उनसे मिलने लगा। तो मैंने भी 3-4 साल अध्ययन करके, बहुत सारे एक्सपर्ट से बात करके अपनी एक स्कॉलरशिप डेवलप करी, रामायण कह रहा हूँ। और क्योंकि मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रहा हूँ काफी समय, मैंने उसे लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम रामायण के रूप में डेवलप किया कि आज के परिप्रेक्ष्य में हम रामायण से क्या सीख सकते हैं। तो हमने पूरी रामायण को 25 कॉन्वर्जेशंस में डिवाइड कर दिया। उसे क्रोनोलॉजिकली रखा, जैसे स्टोरी है वैसे ही फ्लो रखा, बालकांड से युद्धकांड तक। और उसमें जो भी कॉन्वर्जेशंस आते थे, चाहे वो दशरथ और राम जी के बीच में हो, चाहे वो राम और सीता के बीच में हो, चाहे वो राम और भरत के बीच में हो, चाहे हनुमान और राम जी के बीच में हो, और ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कॉन्वर्जेशंस हैं, बहुत नुआंस्ड कॉन्वर्जेशंस हैं। उन कॉन्वर्जेशंस से कुछ निकलता है, उसमें कोई डिसीजन मेकिंग होती है, हर कोई एक व्यक्ति डिसीजन लेता है। उससे हम आज के परिप्रेक्ष्य में क्या सीख सकते हैं, आज की मॉडर्न लाइफ में क्या सीख सकते हैं, अपने आज के स्ट्रेस भरे जीवन में क्या सीख सकते हैं, अपने ऑफिस में, घर में, अपनी एंटरप्राइज में, उससे क्या लेसन ले सकते हैं। क्योंकि बहुत पुराना टेक्स्ट है, अलग अलग डेटिंग होती है रामायण की। जो नीलेश ओक जी की डेटिंग है, जिसको मैं मानता हूँ, वो करीब 14,000 साल पुरानी डेटिंग है रामायण की। तब से लेकर आज तक वो रेलिवेंट है टेक्स्ट। कम से कम 300 से ज्यादा अलग अलग तरह से लिखी जा चुकी है रामायण, अलग अलग भाषाओं में लिखी जा चुकी है, अलग अलग देशों में रामायण है। मतलब इंडोनेशिया जैसे इस्लामिक देश में अपनी रामायण है, काकाविन रामायण नाम है उसका। अच्छा। वहां पे रामायण का मंचन होता है। मतलब बल्कि शायद भारत में रोज वाली रामलीला कोई नहीं होगी, मुझे नहीं पता रामलीला में ऐसी कोई भारत में रामलीला है जो रोज होती हो 365 दिन। इंडोनेशिया में ऐसी रामायण है जो रोज मंचन होता है जिनका, और लोग आते हैं देखने, बड़े बड़े। मलेशिया की नेशनल बुक रामायण है, रामाकियन उसका नाम है। तो जब मैंने अध्ययन करा तो पता लगा रामायण का हमारे देश में ऐसा नहीं कि उसका चलन नहीं है, लोग बात करते हैं। हम सब राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी की कहानियां पढ़ पढ़ के बड़े हुए हैं। हमारे बहुत सारे मुहावरों में, किस्सों में लक्ष्मण रेखा और हनुमान जी की सेना और वानर सेना, ऐसे शब्द आते रहते हैं हमारे हमारे बातों में। लेकिन उससे हम आज के जीवन में रेलेवेंट क्या सीख सकते हैं, उससे कैसे लीडरशिप लेसन सीख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ट्रांसलेट करा उसको, और उसमें भी सेशन डेवलप करे और कोचेस को डेवलप करा। और करीब अब हम करीब 22 देशों में करीब 10,000 लोगों को रामायण पढ़ा चुके हैं अपने प्लेटफॉर्म पे पिछले 2.5-3 साल। अरे वाह, अरे वाह। अच्छा, आपने कहा कि जैसे आप अलग अलग देशों में भी आप बता रहे कि रामायण है। हमारे देश में तो आपको पता ही है कि कितनी ज्यादा समस्याएं होने लगी। अब आजकल पिछले कुछ समय से तो मैं हिंदू मुसलमान पढ़ पढ़ के बहुत दुखी हो गई हूँ। मुझे लगता है कि अब हम तो एक रहे ही नहीं है। और अब ऐसी स्थिति में जहाँ पे सारी चीजें बहुत ही कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती हैं, छोटी छोटी बातों पर कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है, वैसे समय में आपने रामायण स्कूल की जो स्थापना की है, और आपको ऐसा नहीं लगता है कि समय का चुनाव बड़ा गलत हो गया आपसे? क्योंकि अब जो है, एक तो स्पेसिफिकली सिर्फ आप हिंदू समाज को ही या हिंदू बच्चों को ही अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। बाकी समुदाय हमारे हमारे साथ तो सिख हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम हैं, ये सारे बच्चे तो इससे कट ऑफ हो जाएंगे। तो आपको क्या किसी तरह की कोई कंट्रोवर्सी सुननी पड़ी हो, या आपको किसी तरह की परेशानी हुई हो, या आपको लगता हो कि आप सिर्फ सीमित हो गए हैं सिर्फ हिंदू लोगों के बीच में? आपको ऐसा नहीं लगा? देखिए, राम इस धरती पे जन्मे थे, वो हम सबके पूर्वज हैं। वो इस धरती पे जो भी जन्मा है, जो हिंदू जन्मा है, जो क्रिश्चियन घर में पैदा हुआ है, जो मुस्लिम घर में पैदा हुआ है, सिख घर में पैदा हुआ है, ज्यू घर में पैदा हुआ है, जो भारत की धरती में, वो सबके पूर्वज हैं। राम केवल मेरे पूर्वज नहीं है, और वो हम सबके हीरो हैं। जो उनकी जो 14 साल की जर्नी है, वनवास की जो जर्नी है, उनके साथ 3 घटनाएं हुई। मेरे ख्याल से उससे बड़ी समस्या हम सबके किसी के जीवन में नहीं आ सकती जो उनके जीवन में आई। सबसे पहले उनका राज्य छिन गया। अपने आप, मैं आपके दर्शकों को सब सोचिए कि आपका राज्य है, जो आपको, जो कंपनी है, जो आप किसी कंपनी में पोजीशन है, वो आपकी चली जाती, कितनी दिक्कत की बात है। उनका राज्य छिन गया। वो करीब 13 साल वनवास में थे, उनकी पत्नी का अपहरण हो गया, उनकी वाइफ सीता जी किडनैप हो गई। मतलब आपका ऐसे सोचिए मन में कि आपका कोई प्रियजन, सबसे प्रियजन आपकी लाइफ से चला जाता है, किडनैप हो जाता है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या आई उस जीवन में। तीसरी आई, फिर वो युद्ध जब लड़ा उन्होंने रावण से, उस लड़ाई में वो 2 बार अपनी जान गंवाते बचे। 2 बार वो जान गंवाते गंवाते बचे। तो इससे बड़ी समस्या किसी के जीवन में आ सकती है, जिसका साम्राज्य चला जाए, जिसकी पत्नी का अपहरण हो जाए, और जो मरते मरते 2 बार बचे। उसके बाद भी उन्होंने कभी कोई टेढ़ा रास्ता नहीं लिया, कोई शॉर्टकट नहीं लिया, कोई कंप्रोमाइज नहीं करा। वो अपनी ट्रूथफुलनेस, अपनी ऑनेस्टी, अपने प्रिंसिपल से अबाइड रहे। अब इसमें मुझे लगता है कोई हिंदू मुस्लिम है इस बात में, इस बात से कौन नहीं सीख सकता इस बात से।
और जो परजवरेंस है उनका, उनकी जो दृढ़ निष्ठा है कि मुझे टिके रहना है, बने रहना है, अपनी 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 पत्नी को जो अपना मुझे एम है उसे कंप्लीट ही करके वापस आना है उन 14 साल में। मेरा अगर मुझसे साम्राज्य छिन गया तो क्या, अगर मेरी पत्नी का किडनैप हो गया तो मैं ढूंढूंगा। और वो अपने साम्राज्य की सेना लेके नहीं आए, उन्होंने अपनी सेना डेवलप करी, उन्होंने नई संधियां करी, उन्होंने हनुमान सुग्रीव की सेना से संधियां करी, उन्होंने वही लोकल पार्टनर्स बनाए अपने, और कैसे उन्होंने विजय प्राप्त करी। और इसीलिए मुझे लगता है कि क्योंकि इतनी टाइमलेस स्टोरी है ये इसे आप किसी समय में, किसी धर्म में, किसी रीजन में बांध ही नहीं सकते। तभी इंडोनेशिया जैसा देश जिसमें 90% लोग इस्लाम फॉलो करते हैं, वहां पे आज भी रामायण का मंचन होता है। वहां का जो सबसे कल्ट फिगर, जैसे मैं भारत दिखाऊंगा तो आपको शायद अक्षरधाम टेम्पल दिखा दूं, लोटस टेम्पल दिखा दूं, इंडिया गेट दिखा दूं, तो पता लग जाएगा कि भारत है। किसी भी ग्लोबल ट्रैवलर को पता लग जाएगा भारत है। एक राम जी की मूर्ति है बाली के एक पार्क में तीर्थ चलाते हुए, वो बाली का आइकॉनिक फिगर है। अगर मैं दिखा दूंगा तो किसी भी ग्लोबल ट्रैवलर को पता लग जाएगा कि बाली इंडोनेशिया दिखाया। तो राम इंडोनेशिया के प्रतीक है। मलेशिया की नेशनल बुक रामायण है। श्रीलंका, फिलीपींस, थाईलैंड सब में रामायण का मंचन होता है। बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार एक प्रोजेक्ट कर रही है जिसमें वो कम से कम 100 से ज्यादा देशों में रामायण के ट्रेसेस पता कर रही है। कहीं खान पान में, कहीं उनके गाने में, कहीं उनके फोक में, कहीं उनके कपड़ों में, कहीं उनकी कथाओं में, कहीं उनके स्ट्रक्चर्स में राम या रामायण से संबंधित कुछ कहानी किस्से आते हैं, उनको वो कंपाइल कर रही है। तो मेरे ख्याल से रामायण को या राम जी के कैरेक्टर को किसी धर्म, किसी रीजन से बांधना बेवकूफी होगी। और वो भारत के लिए तो मतलब एक बहुत बड़ी धरोहर है, उनसे हम सबको सीखना चाहिए और सीखते भी हैं। तो मैंने यही सोच के 2-2.5 साल पहले रामायण शुरू किया था। माय गॉड। अच्छा, आजकल बहुत सारे लाइफ कोचेस हैं, है ना, ट्रेनर्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, उनका भी तो यही काम है कि वो आपको एग्जाम्पल्स दे करके मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। फिर ऐसे समय में आपने बिल्कुल एक, मतलब मुझे बार बार लगता है कि आपने एक बहुत बड़ा रिस्क उठाया कि आपने राम जी को एक आइकॉनिक कैरेक्टर के रूप में, या उनके लाइफ के जितने भी इंसिडेंसेस हैं, उन इंसिडेंसेस को आपने एक प्लेटफॉर्म की तरह यूज किया कि लोगों को गाइड करें। आपको क्या मिसिंग लगा हमेशा से इन लोगों में, जो लोग डिलीवर करते हैं लेक्चर्स, लाइफ कोचेस हुए चाहे मोटिवेशनल स्पीकर्स हुए, कि आपने भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम को एक आइकॉनिक कैरेक्टर की तरह यूज किया? देखिए, मैं आपको एक पहले थोड़ी सी अलग बात बताता हूँ, फिर आपके प्रश्न पे आता हूँ। आपने भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम इस्तेमाल किया। राम जी के पिताजी थे दशरथ जी। हम उनकी पूजा करते हैं? नहीं करते। कोई मंदिर है दशरथ जी के नाम का? कोई मंदिर नहीं है। उनके चित्र कहीं हो सकता है, लेकिन कोई मंदिर नहीं है। उनके पुत्र थे लव और कुश, उनकी हम पूजा करते हैं? नहीं करते। उनका कोई मंदिर है? शायद कोई कहीं उनकी चित्र या फोटो हो, लेकिन ऐसा कोई मंदिर नहीं है चर्चित उनका। भगवान राम भी राजा थे, वो राजा की तरह धरती पे आए। अगर वो वनवास नहीं हुआ होता, अगर वो राजा ही बनते रहते, तो अच्छे राजा होते वो, लेकिन क्या वो हमारे लिए भगवान बन पाते? शायद नहीं। वो जो 14 साल की जो यात्रा है, उसमें जो उन्होंने अपना कैरेक्टर दिखाया कि चाहे कितनी से कितनी विपरीत परिस्थिति आ जाए, चाहे मेरा राज चला जाए, चाहे मेरी धर्मपत्नी चली जाए, चाहे मैं युद्ध में मरते मरते बच जाऊं, चाहे मेरा कोई साथी ना बचे, उसके बाद भी मैं सत्य, निष्ठा, ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस नहीं छोड़ूंगा। ये जो प्रक्रिया है वो उनको भगवान का दर्जा दे देती है। तो इस बात को मुझे लगा और मेरे लिए तो आसान है, क्योंकि राम के कैरेक्टर को एस्टैब्लिश करने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। वो तो भारतीय समाज में एस्टैब्लिश है। वो तो भारतीय रामायण, मुझे कोई मार्केट नहीं करना है रामायण का नाम, वो तो घर घर में पता है। अगर मैं किसी मुसलमान व्यक्ति से भी सड़क पर रोक के पूछूंगा रामायण की स्टोरी क्या है भारत में, उसको पूरी स्टोरी पता होगी, मोटा मोटा। राम जी पैदा हुए, सीता माता से विवाह हुआ, वो वनवास गए, उनका अपहरण हुआ, लड़ाई हुई, वानर सेना मिली और रावण की पराजय हुई। ऐसा तो भारत में नहीं, ऑलमोस्ट पूरा सब कॉन्टिनेंट में सबको पता है ये स्टोरी, अलग अलग तरह से पता है स्टोरी। तो मुझे तो बल्कि आसानी हुई। राम का कैरेक्टर तो एस्टैब्लिश है, रामायण तो एस्टैब्लिश है। मैंने तो क्या करा, उसमें जो कॉम्प्लिकेटेड इंटरेक्शंस है, जो भाई भाई का विवाद दिखता है, भाई पिता का विवाद दिखता है, धर्म पत्नी का दिखता है, और जो हम आज के जीवन में उससे बोरो कर सकते हैं, मैंने उसको ड्राइव करा। वो मेरा इनोवेशन है। लेकिन तो इसलिए मेरे ख्याल से इंडिया इतनी बड़ी जगह है, भारत में, दुनिया में इतने लोग हैं, सबके लिए स्पेस है। बाकी जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं या जो कर रहे हैं वो भी अच्छा काम कर रहे हैं या कर रहे होंगे। मुझे लगा ये अच्छी स्पेस है जिसमें मैं रामायण को लोगों तक पहुंचा सकता हूँ। और आपको अचरज होगा कि मेरे जो 8-10 हजार पार्टिसिपेंट हैं, उसमें 80 to 90% 15-20 साल से कम के लोग, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल के बालक बच्चे हैं। और 22 कंट्रीज में, अमेरिका से हैं, यूके से हैं, यूएई से हैं, अधिकतर भारतीय मूल के लोग हैं।
लेकिन कई देशों से लोग हैं जो आके उस प्लेटफॉर्म पर रामायण पढ़ते हैं। अच्छा, सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है कि हमारे भारत में रह करके भारत में लोग इस चीज को एक्सेप्ट करने में इतनी आनाकानी करते हैं, और पूरे विश्व भर में आपने से मुस्लिम देशों का भी नाम लिया, आपने मलेशिया का नाम लिया, आपने और भी बहुत सारे कंट्रीज का नाम लिया जहाँ पे मुसलमान प्रधान देश हैं, वो वहां के लोग जो हैं खुले दिल से इस चीज को जी एक्सेप्ट करते हैं। तो ये जी जी। एक्सेप्टेंस की जो प्रॉब्लम है। अच्छा, मेरा सवाल एक है आपसे कि आपका रामायण के लिए आपने मेरे ख्याल से भी साल 2 साल पहले ही से आपने ऑनलाइन स्टार्ट किया। करीब ढाई ढाई साल हो गए हैं। 2.5 साल पहले, मतलब कोरोना काल के दौरान आपका ये हाँ जी, आपने कोरोना शुरुआत काल की। के दौरान करीब था। कोरोना काल के दौरान आपने इसकी शुरुआत की। किताबें आप राजनीति के जी ऊपर पिछले कुछ सालों जी से लगातार लिखते जा रहे हैं। आपने बताया कॉर्पोरेट वर्ल्ड छोड़ करके आप इस पैशन की तरफ मुड़े हैं। जी। क्या इन दोनों के बीच में कोई आपका संबंध है? मतलब आपका रामायण के प्रति ये स्कूल बनाना, प्लस आपका जो बैकग्राउंड है, कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी को रिफ्लेक्ट करता हुआ, हिंदुत्व को रिफ्लेक्ट करता हुआ, क्या इसके बीच में कोई संबंध है, या दोनों इंडिपेंडेंट चीजें हैं, इनको मैं मिक्स ना करूं? देखिए, ऐसा कई बार जब आप अपने जीवन में होते हैं तो ऑर्गेनिकली जीते हैं जीवन को, अब हर बात को इतना स्लाइस डाइस नहीं करते हैं कि इस वजह से है या उस वजह से है। लेकिन जब आप ऐसे प्रश्न आते हैं, जब सोचते हैं, तो जैसा आपने कहा कि मैं करीब 2008-2009 तक मैं कॉर्पोरेट में था। हम्म। मैं लास्ट मेरी जो जॉब थी वो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में थी। मैं एक बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक क्रेडिट स्विस के लिए काम करता था वहाँ पे। उसके बाद मैं यूके चला गया अपनी पढ़ाई करने पॉलिटिकल साइंस की यूके में। और उसके हम्म। बाद से मुझे लगा कि भारत के लिए मैं क्या योगदान दे सकता हूँ। मेरा यही था कि हम्म। मैं बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहा हूँ, उनके लिए योगदान दे रहा हूँ, एक तनख्वाह कमा रहा हूँ, क्या मैं हम्म। योगदान भारत के लिए दे सकता हूँ। और जब मेरी भारत पे बात आती है तो भारतीयता, भारतीय संस्कृति पे आती है। उसे कुछ लोग हिंदू हिंदुत्व भी बोल सकते हैं, हाँ, लेकिन हाँ, अलग हाँ। अलग 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 शब्द है उसमें। मेरे लिए वो भारतीय संस्कृति है जो योग, आयुर्वेदा और गणित से लेकर, साइंस से लेकर, चिकित्सा से लेकर, बहुत एक प्राचीन, एक वन ऑफ द ओनली लिविंग सिविलाइजेशन। बाकी तो सिविलाइजेशन बहुत नहीं है। मैं सबसे हम्म। कहता हूँ, जो मेरे विदेशी मित्र हैं, मैं क्योंकि विदेश में कई साल रहा हूँ, कि भाई आज से करीब 7,000 साल पहले, जो महाभारत की डेटिंग है, 7,000 साल पहले यहीं दिल्ली से पास कुरुक्षेत्र में हम लोग मतलब भारतीय समाज गीता डिस्कस कर रहा था। कृष्ण और अर्जुन के बीच में गीता डिस्कस हो रही थी। और आज भी कोई गीता पढ़ेगा तो उसको पता लगेगा कितना डेंस टेक्स्ट है वो, कितना कठिन टेक्स्ट है वो समझना। इट्स नॉट ए इजी रीड। तो हम हम्म। 7 साल पहले इतनी कॉम्प्लिकेटेड फिलोसफी पढ़ रहे थे जब लोगों को ये तमीज नहीं थी कपड़े कैसे पहनने और पानी कैसे पीना और खाना कैसे बनना। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, सिविलाइजेशन बहुत एडवांस, एक लिविंग कंटिन्यूइंग सिविलाइजेशन। हमारे हमारे भारत की धरती पे 15 साल पुराने, 20 साल पुराने जीवन के, मतलब मॉडर्न जीवन के, सिविलाइज जीवन के चिन्ह मिले हैं, जिसमें मूर्ति से लेकर क्या क्या तो मिला है। तो एक कंटिन्यूइंग सिविलाइजेशन से सीखना मेरे ख्याल से हमारे लिए जरूरी नहीं है। इसलिए जरूरी नहीं है कि मैं नॉस्टैल्जिक हूं, मैं भारतीय हूं तो मुझे अपना इतिहास जानना चाहिए। वो पूरे वर्ल्ड के लिए जरूरी है। कंटिन्यूइंग सिविलाइजेशन के बारे में जानना तो पूरे वर्ल्ड के लिए जरूरी है। क्योंकि वो कंटिन्यूइंग सिविलाइजेशन क्यों है? क्योंकि उसने सब कुछ मास्टर कर लिया होगा। उसने शासन करना मास्टर कर लिया होगा, उसने डेमोक्रेसी मास्टर कर ली होगी, उसने पानी, जल, खनिज, व्यापार, चिकित्सा, जीना, कपड़े पहनना, खाना, सब सब मास्टर कर लिया, और तभी तो कंटिन्यूइंग सिविलाइजेशन है। वो कोई आदमखोर पॉपुलेशन नहीं थी, तो रही होगी कभी लाखों सालों पहले, लेकिन वो डेवलप्ड हो गई, तभी उसके राजा थे, तभी वो गीता जैसी बात कर पा रहे थे, तभी वहां पे अर्थशास्त्र लेकर विज्ञान और आयुर्वेद और योग शास्त्र, ऐसे शास्त्र लिखे जा रहे थे, क्योंकि एक एडवांस सिविलाइजेशन थी। तो सिविलाइजेशन से सबको सीखना चाहिए। और जो मेरी भाजपा पे किताब है, मेरे पास प्रति पड़ी है, द भारतीय जनता पार्टी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये 400 पृष्ठ की किताब है, काफी मोटी किताब है। इसमें हम्म। मात्र 150 पृष्ठ भाजपा के ऊपर है, बस। 400 में से, और हाँ। 250 पृष्ठ किसी और है। वो क्या है? मेरा आर्गुमेंट है कि बीजेपी इज द लेटेस्ट पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ईयर्स ऑफ नेशनलिस्टिक मूवमेंट। मतलब भाजपा सालों से हो रहे राष्ट्रवादी आंदोलन का जो नया एक राजनीतिक रूप है। उसके पहले भी बहुत कुछ हुआ, जैसे भाजपा किसने बनाई? लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाई। वो किस में थे? वो भारतीय जनसंघ में थे। तो मुझे भारतीय जनसंघ को जानना पड़ेगा, जो 1951 में बनी। वो किसने बनाई? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहाँ से आते हैं? वो हिंदू महासभा से आते हैं। दीनदयाल उपाध्याय कहाँ से आते हैं? वो संघ से आते हैं। तो मुझे हिंदू महासभा और संघ को जानना पड़ेगा, राष्ट्रीय संघ को जानना पड़ेगा। हिंदू महासभा किसने बनाई? वो पंजाब और हरियाणा के आर्य समाजियों ने बनाई, तो मुझे आर्य समाज जानना पड़ेगा। आर्य समाज एक तरह से रिस्पॉन्स में आया, वो रिएक्टिव था। वो किसके रिएक्शन में आया? वो जब मुस्लिम लीग बनी तो उसके रिएक्शन में आया। तो पूरी आपको 1857 की जो भारतीय आजादी की पहली लड़ाई थी,
उसके हम्म। बाद से कैसे समाज पलटा हमारा, क्या करवट ली उसने दोनों तरफ, उस पूरी हिस्ट्री को मैंने डॉक्यूमेंट करा है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा नाम है जिससे लोग पढ़ना चाहेंगे, तो मैंने टाइटल भारतीय जनता पार्टी दिया है, लेकिन ऑलमोस्ट 150-200 साल की राष्ट्रवादी हिस्ट्री है, एक नेशनलिस्टिक व्यू से हिस्ट्री है भारत की। तो ऐसे मैंने लिखने की कोशिश करी है उसको। जबरदस्त आपकी विचारधारा है। और अभी जब आप मुझसे बात कर रहे थे तो मेरे दिमाग के पिछले हिस्से में सिर्फ एक बात चल रही थी कि कोई व्यक्ति जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करता रहा हो, जिसने अलग अलग देशों में काम किया है, नाम कमाया है, अपने लिए बहुत अच्छा धन कमाया है, वो व्यक्ति सब कुछ छोड़ करके, आपने अपनी कॉर्पोरेट की जॉब छोड़ दी, तिलांजलि दे दी, वो छोड़ने के पीछे वजह क्या थी? क्या राष्ट्रवाद या पॉलिटिक्स, ऐसा क्या था जिसने आपको सब कुछ छोड़ करके भारत में किताबें लिखने के लिए आप ऑथर बन गए? आपने किताबों की रामायण स्कूल बनाया, फिर आपने एक युवा मोर्चा भी बनाया है। ये सब चीजें संगठित करने के लिए क्या चीज थी जिसने आपको बोला कि छोड़ो बेटा, बहुत कमा लिया पैसा, अब चलो कुछ और करना है? देखिए, मेरे ख्याल से कई 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 सालों का, जैसे हम हिंदू परंपरा में मानते हैं कि कई जन्मों का प्रारब्ध होता है, तब ऐसा कुछ आप कर पाते हैं बड़ा जीवन में। तो जैसे आपने कहा, मैं बड़े आराम से और अच्छी जिंदगी जी रहा था, मेहनत से कमाई थी वो जिंदगी, क्योंकि मैं बहुत एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। अपनी पढ़ाई से, अपनी काबिलियत से बड़ी कंपनियों में नौकरी लगी, और मैं विदेश में रहा, मैं यूके में रहा, मैं स्विट्जरलैंड में रहा, साइप्रस में रहा, इसराइल में काम किया मैंने, हंगरी में काम किया मैंने। और स्विट्जरलैंड में करीब 2007-8 में मुझे ये विचार कुछ आना शुरू हो गया कि मुझे लगा कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं एक कंपनी के लिए कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ और अपने लिए धन कमा रहा हूँ, उनके लिए, और वो उसके थ्रू और धन कमा रहे हैं। तो क्या मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे में प्रतिभा है तो मैं बड़ी समस्याएं सॉल्व कर सकता हूँ क्या? जो देश की समस्याएं, वो तो एक कंपनी की समस्याएं से बहुत बड़ी हैं, तो मैं अपने देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तब तक मेरी उम्र कुछ 29-30 हो चुकी है, ये करीब 10 साल पुरानी, अभी मैं 40 वर्ष की उम्र में हूँ करीब। तो करीब मैं 30 वर्ष का था, मेरा विवाह हो चुका था, मेरे संतान नहीं थी तब तक। और तब मैंने सोचा कि मैं ये जो अपनी प्रतिभा है, इससे देश के लिए कुछ कर सकता हूँ क्या? ये विचार 3-4 साल से आता रहा, लेकिन जब 1 तारीख को आपके खाते में सैलरी आ जाती है, तो वो अच्छी तो लगती है, लेकिन वो आपको बांध भी देती है। वो आपको बांध भी देती है कुछ नवीन करने के लिए, क्योंकि वो फिर वो सैलरी से आप 4 ईएमआई ले लेते हैं, आप घर ले लेते हैं, आप गाड़ी ले लेते हैं, आप कुछ और ले लेते हैं। तो वो ईएमआई और सैलरी का एक ट्रैप भी है जो आपको कुछ नवीन करने से, कुछ इनोवेटिव करने से रोकता है। तो मैंने एक लीप ऑफ फेथ लिया और मैं एकदम से पढ़ने चला गया। जो मैंने धन कमाया था उससे मैंने थोड़ी स्कॉलरशिप मिली, थोड़ा अपना धन इस्तेमाल करा, और मैं काफी फेमस अच्छे कॉलेज में यूके में पढ़ने चला गया। वहां मैंने ग्लोबल ऑर्डर, दुनिया कैसे चलती है, क्या सामाजिक समीकरण है दुनिया में, क्या राजनीतिक समीकरण है, क्या डेवलपमेंट के प्रश्न हैं, उनको जाना। 1-1.5 साल मेरे बैच में बहुत सारे लोग थे जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से थे, जो पॉलिटिशियंस थे, अलग अलग कंट्री से थे, जो वर्ल्ड बैंक, IMF से आए थे, जो भारत के कुछ IAS ऑफिसर मेरे साथ पढ़ते थे। और उससे काफी, मेरे ख्याल से काफी, जैसे कहते हैं, काफी सफाई हुई, काफी ज्ञानवर्धन हुआ। सारी चीजों से मैं एग्री नहीं करा वहां पे, लेकिन पता लगा कि पॉइंट ऑफ व्यू क्या है दूसरा। और फिर मैं भारत आ गया। पहले मैंने काफी बड़ी बड़ी संस्थाओं के साथ काम किया, नॉन प्रॉफिट्स के साथ, जैसे नांदी फाउंडेशन, जैसे यूनिसेफ, जैसे सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी। और फिर मैंने 2013-14 में छोड़ के कुछ कुछ अपना ही काम शुरू कर दिया और कम्युनिकेशन पे फोकस करा। मुझे लगा कि मुझे बोलना लिखने की समझ अच्छी है तब तक। और फिर मैंने थोड़ा बाबा रामदेव के लिए काम करा, उनकी कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी बनाने की कोशिश करी। फिर मैंने लेखन का काम शुरू करा और मैंने 1-2 किताबें लिखी, लेकिन जो मेरी सबसे चर्चित किताब हुई, वो मेरी ये किताब हुई, द मंक हू बिकेम चीफ मिनिस्टर। इसके बाद मुझे लोगों ने ऑथर मानना शुरू कर दिया। लिखता तो मुझसे पहले भी था, लेकिन इसके पहले किसी ने मुझे ऑथर नहीं माना था। तो ये किताब बहुत जगह गई, बड़े बड़े फेस्टिवल्स में गई, बल्कि बड़े लेफ्ट लीनिंग फेस्टिवल्स में भी गई, जो इस तरह की किताब को शायद मन से ना मानते हो, लेकिन उन्होंने भी मुझे बुलाया, जैसे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, टाइम्स लिटरेचर फेस्टिवल, गोवा लिटरेचर फेस्टिवल, और बहुत सारे, करीब मैं 50 से ज्यादा फेस्टिवल्स में गया। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में मुझे सिंगापुर इनवाइट किया गया, वहां मैंने गया। और फिर उसके बाद मैंने कई किताबें लिखी, फुटबॉल पे किताब लिखी को ऑथर निखिल शर्मा के साथ, भाजपा पे किताब लिखी, ये 4 भाषाओं में आ चुकी है। मेरी ये किताब करीब 12 भाषाओं में आ चुकी है भारत की। फिर ये जो किताब मैंने लिखी इलेक्शन से जस्ट पहले, कि उत्तर प्रदेश में हुआ क्या, कि मैं खुद उत्तर प्रदेश से आता हूँ, मेरा बरेली में जन्म हुआ है, मेरे माताजी पिताजी रामपुर मुरादाबाद एरिया से आते हैं, उत्तर प्रदेश में मेरा समय कटा है। तो मैंने देखा है कि पिछले 5 साल में जो उत्तर प्रदेश में बदला है, वो कम से कम 10-20 साल की छलांग है, वो छोटी मोटी छलांग नहीं है। जो एक्सप्रेसवे बने हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर में काम हुआ है, जो शिक्षा के क्षेत्र में, जो चिकित्सा के क्षेत्र में काम हुआ है, जो बिजली के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में काम हुआ है,
वो 4-5 साल का काम नहीं है वो। तभी मैंने इसको वर्ड यूज करा ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन। छोटा शब्द नहीं होता है। हाँ और इस किताब को हाँ लेके मैं अमेरिका गया जस्ट चुनाव से पहले। मैं करीब जनवरी हाँ 20 से लेकर फरवरी 7-8 तक अमेरिका में था। करीब मैंने 13 वहाँ के स्टेट्स में करीब 30-35 कार्यक्रम करे। तो पहले मैं अपनी अपनी नौकरी के थ्रू बाहर जाया करता था। अब मेरी किताबें मुझे देश में कई बाहर घुमा रहे हैं। देश की कई हिस्सों में और दुनिया के कई हिस्सों में घुमाती हैं। अच्छा, आप बहुत सीरियस राइटर ही हैं क्या? मतलब आप बहुत जैसे कहते हैं ना एलीट राइटर, जो सिर्फ पॉलिटिक्स पे लिखे, पॉलिसीज पे लिखे, और आपने जैसा फुटबॉल पे लिखा, क्या आप कुछ रोमांस और शायरियाँ, क्या आप ऐसा बिल्कुल नहीं लिखते? बिल्कुल ठीक है। नॉन फिक्शन पे, मतलब फिक्शन पे कुछ लिखना ही नहीं होता? देखिए अभी तक तो मेरी 7 किताबें हैं, सारी नॉन फिक्शन है। और मुझे थोड़ी जलन भी होती है फिक्शन राइटर से। पता नहीं, मुझे लगता है वो ज्यादा इनोवेटिव होते हैं। देखिए फिक्शन लिखना मुझे लगता है नॉन फिक्शन लिखने से मुश्किल है। हाँ। क्योंकि झूठ हर समय सच से कठिन होता है। क्योंकि इसमें तो मुझे क्या करना है, मुझे रिसर्च करनी है और डॉक्यूमेंट कर देना है। फिक्शन ये में तो तो मुझे सबसे मुश्किल झूठ, काम एक है। झूठ, एक ये तो ये भी मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी आपको एक पता है कि एक व्यक्ति है, उससे बात करके पता लग जाएगा। एक लाइब्रेरी हाँ, है जहां से पढ़ के पता लग जाएगा। एक किताब लिखने में कम से कम 50-100 किताबें पढ़नी पड़ती है। कहीं 300-400-500 लेख पढ़ने पड़ते हैं, कभी कई वीडियो सुनने पड़ते हैं, तब वही जाके आप तो। 1-1.5 साल एक एक किताब लिख पाते हैं। तो बहुत, लेकिन फिक्शन में तो ये सब आपको सोचना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से सोच पाना, काल्पनिक सोच पाना भी आसान नहीं है। तो अरे मेरे ख्याल से बहुत पता इजी नहीं। है। मुझे लगता है कि काल्पनिक होना तो दुनिया में, क्योंकि एक तो उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, कोई क्रॉस चेक नहीं करेगा। अपने सपने ही तो बुनने होते हैं, वही तो लिखना होता है उसमें। आप मतलब हाँ 300-400 शायद किताबें शायद। पढ़ना, मतलब वो जी 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 सोचिए, मैं तो सोच भी नहीं सकती 300-400 किताबें पढ़ना। इस किताब को पढ़ने में भी मेरी नानी दादी सब याद आ गए थे मुझे। मतलब कुछ दिन पढ़ती थी फिर रुक जाती थी, क्योंकि वो होता है ना, फ्लो होता है पढ़ने का, आपकी प्रैक्टिस जी होती जी है। जी तो मेरी शायद जी प्रैक्टिस से हटी हुई थी। अच्छा, जी। आप जिस तरह के काम करते जाते हैं, आप जिस तरह की किताबें लिखते हैं, क्या आपको अपनी लिखी हुई किताबों के लिए कभी कुछ कंट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ा, कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा? या आपका जीवन, जब से आपने इस रास्ते को चुना है, जहाँ पे आप एक टीवी पैनलिस्ट की तरह भी बात करते हैं, लोगों को जागरूक बनाने के लिए आपने बकायदा एक युवा, आपका जो एक गोल है, आप फाउंडर हैं युवा फाउंडेशन का, तो इन सबको जो आपने फाउंड किया हुआ है, तो क्या ये चुनौतीपूर्ण जिंदगी अब है, या इट्स समथिंग विच इज इजी? देखिए चुनौतीपूर्ण तो बहुत ज्यादा है, कई मायनों में है। पहले तो जैसे मैंने आपको बताया, जब 1 तारीख को आपके खाते में तनख्वाह आ जाती है, तो वो जीवन एक सबसे आसान बड़ा। जीवन होता है। वो आसान जीवन इसलिए होता है, ऐसा नहीं कि उन कंपनी में आपको काम नहीं करना पड़ता, काम करना पड़ता है, लेकिन वो एक सेट काम है। कोई कोई काम आपको दे देता है, आप में काबिलियत होती है, इसलिए आपको चुना गया है, तो ऐसे आपको हाँ। काम को कर देते हैं। और अमूमन हम्म। कंपनियों की हेल्थ ठीक होती है, तो वो 1 तारीख को या हम्म। 5 तारीख से पहले आपको तनख्वाह दे देती है। और उससे आप अपना जीवन, जो भी खर्च होता है, वो चलाते हैं। तो ये जो जीवन है, ये एक इंडिपेंडेंट जीवन है। इसमें आपको रोज कुआं खोदना है। तो आपको हर 1 तारीख को, अगर आप रेंट देते हैं या फिर आपके घर में कोई हेल्प काम करती है, या आपके घर में कुछ भी जो आपके खर्चे हैं, उसका खर्चा आपको खुद ही निकालना है। कोई सैलरी सही नहीं बात। बन रही है, सही कह पहली रहे बात। राइट। क्योंकि किताबें वैसे आपको बहुत नाम कमाती हैं, आपका आपका विजडम बढ़ाती हैं, आप बहुत सारा पढ़ते हैं लिए, तो आप एक बेटर ह्यूमन बीइंग फील करते हैं। लेकिन इकोनॉमिकली रिवॉर्डिंग हर किताब हो ऐसा जरूरी नहीं। बल्कि फिक्शन किताबें इकोनॉमिकल रिवॉर्डिंग ज्यादा होती हैं, क्योंकि वो कई बार किसी मूवी में या चलचित्र में, वीडियो में कन्वर्ट हो जाती है, या फिर उनकी रीडरशिप ज्यादा होती है। एक पॉलिटिकल किताब की रीडरशिप उतनी नहीं होती जितनी एक फिक्शन किताब की रीडरशिप होती है। लेकिन चैलेंज उनमें भी है। 50 किताबें फिक्शन की लिखी जाती हैं, तो 5 किताबें ही फेमस होती हैं। तो पहली बात ये कि आप सेल्फ सेल्फ सस्टेन होते हैं, आपको खुद ही कुछ कुछ करना होता है। पहली बात। दूसरी बात, जब आप एक विचारधारा के अराउंड लिखते हैं, तो कई बार आपके अगर 50 दोस्त हैं, तो एक एक करके कटने लगते हैं। या जो पुरानी, जैसे मैं किन संस्थाओं में काम करता था, उनके लोग मुझे एज ए स्पीकर बुलाते थे, अब वो नहीं बुलाते। जबकि मैं वो टॉपिक को आज भी उतना ही अच्छा बोलता हूँ। जिस टॉपिक के लिए मुझे पहले बुलाते थे, मान लिया एजुकेशन पॉलिसी के लिए बुलाते थे, मान लिया हैं। अंडरस्टैंडिंग इंडियन पॉलिटिक्स के लिए बुलाते थे, किसी भी सब्जेक्ट के बुलाते थे, उस टॉपिक पर तो मैं पहले भी अच्छा बोलता था, जब उन्होंने बुलाया मुझे बहुत बार। अभी भी वैसा ही बोलता हूँ, नहीं होता, नहीं नहीं नहीं, अब तो इनका कलर है। तो अभी वो मुझे एक कलर हाँ। से देखते हैं कि नहीं, ये तो योगी के बायोग्राफर है, इन्होंने तो बीजेपी पे किताब लिखी है, ये तो अयोध्या के मुद्दे पे टीवी पे आते हैं। तो कई बार आपकी सूची से कुछ 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 दोस्त कम हो जाते हैं, कुछ क्या, कई बार काफी कम हो जाते हैं। कई बार लोग आपको बुलाना बंद कर देते हैं। लेकिन लेकिन ये ट्रेड ऑफ है। मैं अगर 5 बजे आज तक का एक चैनल करता हूँ, अंजना कश्यप के साथ या चित्रा के साथ, या रात 9 बजे का अर्नब गोस्वामी के साथ रिपब्लिक करता हूँ, तो लाखों करोड़ों लोग देखते हैं और लाखों करोड़ों लोग अपना प्यार बेचते हैं। तो शायद 5 दोस्त खत्म हुए तो 5 लाख दोस्त मिल भी गए।
तो एक ट्रेड ऑफ है। हाँ और हर डिबेट के बाद आपको बहुत सारी अगर अच्छी बातें मिलती है तो बहुत सारी गालियां भी आती हैं ट्विटर पे और हाँ फेसबुक पे। लोग कहीं से नंबर भी ढूंढ लेते हैं, नंबर पे कॉल करके भी गालियां देते हैं। तो ठीक है, वो मेरे ख्याल से सामाजिक जीवन का एक अंग है, उसको ज्यादा दिमाग से नहीं लगाना चाहिए, दिल से नहीं आपको लगता लगाना नहीं चाहिए। है हाँ सोशल मीडिया ने जिंदगी थोड़ी सी दुष्कर बना दी है? आपको ऐसा लगता है? देखिए, दोनों है, हर चीज के डबल हेज स्वॉर्ड है। आज से 20 साल पहले जब हमारे हाथ में फोन भी नहीं हुआ करता था, तो एक छोटा सा कोऑर्डिनेशन कितना मुश्किल होता था, आपको याद होगा। तब आपको कहना पड़ता था मैं इस फलाने समय फलाने दिन फलानी जगह मिलूंगा, अगर वहां नहीं पहुंचे तो नहीं पहुंचे, क्योंकि नहीं फोन तो नहीं पहुंची। था। आप लैंडलाइन से कैसे करेंगे, वो तो लैंडलाइन तो आपके घर पे है, उस लोकेशन पे तो नहीं है। और आजकल ऐसा है कि अगर आप 5 मिनट भी किसी के व्हाट्सएप का जवाब नहीं देते तो उसको गुस्सा आ जाता है कि आपने 5 मिनट तक मेरे, आपके तो 2 टिक ब्लू आ चुके थे, आपने फिर भी जवाब नहीं दिया। तो वो समय से ये समय, लेकिन सोशल मीडिया से फायदा भी है कि इंफॉर्मेशन डेमोक्रेटाइज हो गई है। अब किसी एक पेपर के पास नहीं है कि वो ऑपेड लिख के विचारधारा बनाएगा। अब एक चैनल के पास नहीं कि वो जो लिखेगा वही सत्य है। अब वो कोई भी झूठ बोलेगा तो शाम तक वो एक्सपोज हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से हाँ अलर्ट भी है। लेकिन हाँ, एक यूजर के लिए मेरे ख्याल से उसे कई जगह से इंफॉर्मेशन लेनी पड़ती है, इंफॉर्मेशन का थोड़ा ओवरलोड भी है, और उसे अपनी इंफॉर्मेशन अपने लिए बनानी पड़ती है कि मेरा सच क्या है। देखिए, सच तो मेरे ख्याल से कोई नहीं होता, मेरा सच और आपका सच काफी अलग हो सकता है। तो मुझे अपना सच अपने लिए तैयार करना पड़ेगा। उसके लिए मैं बहुत सारे सोर्स पढ़ता हूँ, तो मुझे तो खुद ही कई पेपर सुबह पढ़ने पड़ते हैं, कई चैनल देखने पड़ते हैं, यूट्यूब देखने पड़ते हैं, लोगों ने क्या किया, भाषण ट्वीट देखने पड़ते हैं। तब तक मैं शाम तक तैयार होता हूँ टीवी पे बात करने के लिए कि भाई नुआंस्ड क्या है, अप्रोच है। तो सोशल मीडिया मेरे ख्याल से ठीक है, कोई चीज आती है तो उसके साथ दिक्कतें तो होती हैं। वो तो घर में आप जब आम काटने का जो चाकू होता है उससे भी कुछ गलत काम कर सकते हैं। तो उससे चाकू नहीं खराब हो गया, उससे आम भी काट सकते हैं, और उससे 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 कुछ गलत काम भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल सोशल बिल्कुल। मीडिया का भी ये डबल एज स्वॉर्ड तो है, लेकिन ऐसी कोई भी चीज जो उपयोगिता की है वो मेरे ख्याल से डबल एज है ही। अच्छा अब नेक्स्ट क्या, अब क्या करने वाले हैं आप? मैं किताबें तो लिखता रहूंगा, बहुत सारे टॉपिक हैं। जब आप एक किताब लिखते हैं तो एक बीच में बहुत सारे सब टॉपिक आते हैं। जब मैंने जैसे रामायण, ये जो भाजपा पे किताब लिखी, ये हम्म करीब 150 साल की हिस्ट्री है। मैंने कई नायकों के बारे में पढ़ा इसमें, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, वो हर नायक के बारे में किताब लिखी जा सकती है, क्योंकि इसमें तो मैं जस्टिस नहीं कर पाया उनके बारे में, एक एक नायक के बारे में। इसमें तो मैं फिनोमेना बताने में ज्यादा रुचि थी मेरी, कि हुआ क्या, घटना क्या हम्म हुई। उस नायक के जीवन को नहीं बता पाया मैं। तो उतने नायक हैं मेरे जो मेरी किताब में आए, 10-20 तो मेरी सूची में है। कुछ पे लोगों ने किताब लिख भी दी है, जैसे वीर सावरकर पे अच्छा काम पिछले 4-5 साल में हुआ है जो पहले नहीं हुआ था। तो हम्म ऐसे बहुत सारे नायक हैं जो मेरी लिस्ट में है। ऐसे बहुत सारे फिनोमेना है जिनको मैं और विस्तार से लिख सकता हूँ। जैसे मैं पिछले 2-2.5 साल पे रामायण पे काम कर रहा हूँ, तो रामायण हम्म उसको मैं लिख भी सकता हूँ, क्योंकि मैंने अभी लिखा नहीं है उसको, अभी तो केवल बोलने में है वो, उसको भी लिख सकता हूँ। तो ऐसे 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ कुछ आधे अधूरे हैं, कुछ स्टार्ट हो चुके हैं, कुछ प्रपोजल स्टेज में है। तो देखिए, कुछ महीने में फाइनल होगा रामायण पे, लेकिन शायद मुझे लगता है कि मैं इस साल कुछ लिखूंगा, और पॉलिटिकल नहीं लिखूंगा इस साल, रामायण पे कुछ लिखूंगा। और एक सेल्फ हेल्प सीरीज रामायण पे लिखने का मेरा मन है। तो अरे वाह। अगर सारे रीडर्स की अगर विशेष रही तो शायद मैं इस साल के अंत तक उसे कंप्लीट कर पाऊँ। अरे जरूर जरूर। अच्छा कोई रिग्रेट भी रहा है आपको? देखिए, रिग्रेट तो है, वो रिग्रेट ये है, लेकिन वो रिग्रेट कंपनसेट हो जाता है। जब मैं स्विट्जरलैंड में रहता था तो मतलब मैंने अपने पूरे परिवार, एक्सटेंडेड परिवार को भी स्विट्जरलैंड घुमा दिया था। मेरे माँ बाप, सास ससुर, बहन भाई, दोस्त, सबको मैंने स्विट्जरलैंड घुमा दिया था, अपने हाँ अपने खर्चे पे घुमा दिया था। तो तब आसानी होती थी, सोचते थे और टिकट बुक कर देते थे। अब ट्रेन का टिकट भी एसी का बुक करना पड़ता है या कैब बुक करनी तो सोचना पड़ता है। तो हमने अपनी वो लाइफस्टाइल को उससे कम कर लिया है। कुछ लोग अपने लाइफस्टाइल को इकोनॉमिकली बढ़ाते हैं, हमने अपने लाइफस्टाइल को इकोनॉमिकली कम कर लिया है। लेकिन वो कंपनसेट भी हो जाता है कि आप ट्रेन में बैठते हैं तो 4 लोग आपको जानते हैं, आप मॉल में जाते हैं तो 10 लोग आपसे बात करते हैं आके। तो एक सोशल वेरी कैपिटल ट्रू। अर्न करी है, शायद रियल कैपिटल लूज करके सोशल कैपिटल अर्न करी है। तो ये ये अच्छा ये कितना सांत्वना भी है, मुश्किल है ना, कांग्रेचुलेशन। हाँ कितना मुश्किल है ना कि आप फाइनेंशियली आपने अपने आप को थोड़ा सा सीमित किया है लेकिन आपका दायरा अब बहुत बढ़ गया है। जी तो ये समझ पाना कि ये रिग्रेट की कैटेगरी में आता है कि नहीं तो थोड़ा सा हाँ, मुश्किल देखिए, लग रहा है मेरे ख्याल मुझे। से ये ट्रेड ऑफ है और आपका डिसीजन है कि मैंने, मतलब मुझे किसी ने हाँ, धक्का नहीं दे दिया कि नहीं भाई तुम किताबें लिखो। चॉइस। मुझे किसी ने कंपनी से निकाल नहीं दिया। मैं काफी हाई परफॉर्मर हुआ करता था अपनी कंपनियों में, तो मुझे किसी ने लात मार के निकाल नहीं दिया कि तुम यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर रहे हो, चलो कुछ और जाके करो। और मैं बैठा था एक दिन तो मैंने किताबें लिख ली, ऐसा नहीं था। मैंने सोचा, मैं पढ़ने गया पैसा खर्च करके, मैंने जाना देश विदेश को, भारत को, वापस आके बड़े बड़े लोगों से मिला। 3-4 साल मैंने दुनिया की हर कॉन्फ्रेंस, हर किताब, हर वो पढ़ी, तब जाके अपना एक वर्ल्ड व्यू बनाया। उसके बाद मैंने लिखना शुरू करा। तो मेरा एक कॉन्शियस डिसीजन था। और आज भी मैं नौकरी करना चाहूंगा तो बहुत सारे लोग हैं जो मुझे अच्छी बड़ी नौकरी दे देंगे, लेकिन मैंने नौकरी ना कर कर अपना समय खरीद रखा है। मैं ब्यूटीफुल। तो मैं यही लोगों से कहता हूँ कि
लोगों ने, मैं वैगनार यूज करता हूँ, मैंने उस पर ड्राइवर रखा हुआ है। लोग कहते हैं, मैंने शायद ही कुछ लोग देखे होंगे जो वैगनार पर ड्राइवर रखते हैं। मैंने कहा ऐसा नहीं कि मैं और मेरी धर्मपत्नी दोनों ही बहुत अच्छे ड्राइवर हैं, मेरे पास 3 देशों के ड्राइविंग लाइसेंस है, मैंने देश विदेश में गाड़ी चलाई है। गाड़ी नहीं, हाँ लेकिन मुझे जब यहाँ से साउथ दिल्ली जाना होता है जो 1.5 घंटा है, वो समय हाँ। खरीदता हूँ मैं ड्राइवर रख के अपना। अरे वाह, तो मेरे ख्याल क्या से ये बात। नौकरी ना करके मैंने अपना समय खरीदा हुआ है खुद से ही, और उस समय में फिर मैं अपनी किताबें पढ़ पाता हूँ, कुछ देख पाता हूँ अपने, मैं क्योंकि अपने बच्चों को होम स्कूल कर रहा हूँ, उनके साथ समय बिता पाता हूँ। तो ये ट्रेड ऑफ है, और इस जीवन में भी आनंद है। बेसिकली सेटिस्फेक्शन और आनंद के लिए आप सब कुछ कर रहे हैं। तो अगर आपको कम पैसों में भी आनंद आ जाए तो मेरे ख्याल से वो भी वर्थ है। बहुत खूबसूरत। आपका सक्सेस मंत्रा अगर हम जानना चाहें तो क्या है? मेरे ख्याल से जो मेरे लिए वर्क करा है कि अपना जो भी कंफर्ट जोन है उसको बहुत दिनों तक रहने मत दो। तो जैसे मैं नौकरी में भी, मैंने पहले टेक्नोलॉजी में नौकरी शुरू करी, फिर मैंने एक्सएलआई से मैनेजमेंट करके मैं मैनेजमेंट फील्ड में चला गया। फिर मैं मैनेजमेंट से कंसल्टिंग फील्ड में चला गया। जब मैं कंसल्टिंग फील्ड में हो गया तो कंपनी छोड़ दी, फिर मैंने अपना करियर ही चेंज कर दिया और मैं यूके पढ़ने चला गया। फिर मैंने एनजीओ में नौकरी करनी शुरू कर दी। पहले मैंने अर्बन एनजीओ में नौकरी शुरू करी, फिर मैंने अर्बन से सीधे रूरल में नौकरी कर दी। रूरल में रहना मुश्किल होता है, किसी भी शहरी आदमी को एक अर्बन रूरल लाइफ का बड़ा रोमांच रहता है, अरे गाँव में जाएंगे, लेकिन वहां जीना आसान नहीं है। 2-4 वो दिन एक, बस। 2-4 दिन अच्छा लगता है, लेकिन 2-4 दिन क्योंकि आप अच्छे घरों में रहते हो, अच्छा खाना खाते हो। जब मैं 1-1.5 साल रहा वहां पे, तो मुझे ऐसी दिक्कतें आई जो मैं सोच, आपके एंड पे है या मेरे एंड पे है, आपकी वीडियो अटक गई बताइएगा। है। कुछ इंटरनेट की दिक्कत आई, मैं आपकी वीडियो अपनी अटक बात गई कंटिन्यू थी। रखता हूँ। हाँ हाँ, वीडियो। हाँ अच्छा, हाँ। जी। तो जैसे मैं गांव में रहा है, फिर अब हम अर्बन लोग थे, तो हमारी एक तरह की, आपकी वीडियो अटक रही है। ओह, आपकी आपकी वीडियो अटक गई थी, मैं आपको एक बार ज्वाइन करवाती हूँ। हाँ, आपकी वीडियो अटक गई थी बिल्कुल। अच्छा जी, मैं जी। नेटवर्क तो चेक करा, नेटवर्क तो हाई था। नहीं, वो मैं हो अपनी कोई सकता है बात कोई बता फ़ोन रहा आया था होगा। कि हाँ, गांव आपने का बोला कि आप गांव का 1.5 साल गाँव में रहे, तो फिर गांव में रहे, मैं आप। ललितपुर में रहा। बुंदेलखंड का काफी इम्पावरिश रीजन है, जहाँ पे अभी हुँ, 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे लॉन्च करा, वहीं जालौन पास में से आपको वेस्ट यूपी और एनसीआर से कनेक्ट करता है। तो जैसे हमारी कुछ ईटिंग हैबिट्स रही होंगी कि मान लिया हमें ब्राउन ब्रेड खाने की आदत है, मान लिया हमें कॉर्नफ्लेक्स खाने की आदत है, अब वो वहां मिलता ही नहीं था, वहां से 1.5-2 घंटे की दूरी पे नहीं मिलता था। तो हम किसी के बड़े शहर में जाते थे, लोग तो शॉपिंग करते हैं, कपड़े खरीदते हैं, कुछ सोविनियर खरीदते हैं, हम लोग ग्रोसरी खरीदते थे। जब किसी बड़े, हम मान लिया भोपाल चले गए, ग्वालियर चले गए, दिल्ली आए, लखनऊ चले हाँ, गए, तो हम कुछ ग्रोसरी खरीदते थे। हमने एक बार एसी खरीद के लाया, तो मालूम पड़ा कि वहां पे 3 फेज की लाइट नहीं आती है, तो वहां पे आप वहां पे एसी नहीं यूज कर सकते हैं। तो ओहो! हमें कूलर में रहना पड़ा। पूरे ललितपुर में उस समय ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां मैं और मेरी धर्मपत्नी जाके खाना खा सके। मतलब बिल्कुल ऐसे हाईवे के ढाबे थे ट्रक वाले, लेकिन कोई एक रेस्टोरेंट नहीं था। तो वो लाइफ जी नहीं लगी, उसमें आनंद भी आने लगा। फिर उसमें धीरे समझ में आने लगा कि क्या 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 जीवन है। मतलब इतना कि 1 हफ्ते तक हमें गैस का कनेक्शन नहीं मिल पाया वहां पे। तो हमारे जो लैंडलॉर्ड थे, एक जैन साहब थे, वो हमें खाना भेज देते थे। तो हमें शक होने लगा कि गड़बड़ तो नहीं है, इतना इतना क्यों प्रेम दिखा रहे हैं हमें। मतलब एक हाँ, अर्बन माइंड इतना ज्यादा शकी होता है हाँ, कि वो किसी के हाँ। अच्छे बिहेवियर को भी नहीं बचा सकता। क्योंकि अर्बन में आपको लगता है कोई आदमी इतना क्यों आपसे मतलब अच्छा बिहेव कर रहा है। हाँ, यहाँ तो तो कोई वहां पे पूछता ही नहीं है। यहाँ कोई पूछता नहीं। यहाँ तो मैं जैसे अपने इस अपार्टमेंट में रहता हूँ जहाँ पे नोएडा में, मैं मेरे 4 लोग हैं मेरे जो फ्लोर पे रहते हैं, मैं उनमें से किसी का नाम भी नहीं जानता हूँ, ना वो मेरा नाम जानते हैं। मैंने किसी से हाय हेलो हल्की सी करी होगी, उनके बच्चे शायद मेरे बच्चे के साथ खेलने कभी आए होंगे घर पे, बस उतना ही है। तो वो जीवन जहाँ पे मतलब एक अनजान व्यक्ति आपको खाना खिला रहा है 7 दिन, वर्सेस जहाँ पे आप 1-1.5 साल से एक जगह रह रहे हैं और आपकी आत्मीयता नहीं है, तो वो भी सीखने को मिला। एक अलग ही मानव जीवन है। तो आनंद रहा उस जीवन में भी। तो ट्रेड ऑफ तो है, लेकिन बहुत कुछ सीखने को भी मिला। तो मैं अपने आप को आज एक मेंटल रूप से, स्पिरिचुअल रूप से ज्यादा अकम्पलिश व्यक्ति पाता हूँ, जो मेरा कॉर्पोरेट में था उससे ज्यादा। यानी आपने अपनी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन देख लिया, आपको वो अनुभव भी है कि आप कितना ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं।
तब से अब में, है ना? जी जी, समझ में आता है मुझे वो प्रतिदिन के जीवन में भी। जी अच्छा, एक बात बहुत देर से मेरे दिमाग में खटक रही है। आपने कहा आप अपने बच्चों को ट्रेडिशनली स्कूल नहीं भेजते, वो पढ़ते हैं जी लेकिन अलग अलग तरीके से जाकर के सीखते हैं। जी। क्या बच्चों का कोई भविष्य बन पाएगा? क्योंकि हमारे भारतवर्ष में शिक्षा, आपको पता ही है, वही पुराना ढल रहा है। स्कूल जाना ही जाना है, पढ़ना ही है उस तरीके से। आप उससे इतर कुछ कर रहे हैं। आपको डर नहीं लगता कि पता नहीं कल को बच्चों का क्या होगा? देखिए, मैंने 10-12 साल केवी में पढ़ा मैं। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी यूपी के कॉलेज में। फिर मैंने इंजीनियरिंग करी यूपी के कॉलेज में। फिर मैंने कुछ समय एक्सेलराई में पढ़ा, मैनेजमेंट की पढ़ाई करी, और आज मैं किताबें लिख रहा हूँ। तो जो मैंने पढ़ाई करी उससे कहीं संबंधित तो मैं कुछ रिश्ता ही नहीं है। उसका रिश्ता नहीं है। मैं तो ना लिटरेचर पढ़ी, ना इंग्लिश ऑनर्स पढ़ा, ना हिंदी में भी किताबें लिखता हूँ, मैं लेख लिखता हूँ, ना मैंने जर्नलिज्म पढ़ा, ना मैंने राजनीति पढ़ी। मैंने मास्टर्स में पॉलिटिकल साइंस पढ़ी, लेकिन अपने काफी मतलब जब तक मैं 30 साल का था मैंने ये नहीं पढ़ा। जो मैंने 30वें साल में पढ़ा उसको मैं आज जीवन में जी रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से अगर आप सीखना कैसे है ये सीख जाएं, अगर आप ये मैं दोबारा रिपीट करूंगा, सीखना कैसे है ये सीख जाएं, वो जो डेटा है उसको क्रैम करके बहुत ज्यादा कुछ नहीं हो जाएगा ना। तो किताबों को पढ़ के और उसको एग्जाम लिखने से वो तो ठीक है, एक परिपाटी है, उसको कर दिया। लेकिन आप सीखना आ जाए, आपको सीखने की ललक आ जाए, आपको ये पता लग जाए कि मेरी किस में रुचि है। अब हमसे तो किसी ने रुचि नहीं पूछी ना, वही 6 सब्जेक्ट थे, वही 6 सब्जेक्ट पढ़ने थे। वो पढ़ना ही हिंदी, पड़ेगा। इंग्लिश, मैथ्स, एसएसटी। मुझसे तो किसी ने नहीं पूछा कि आपकी म्यूजिक में रुचि है क्या, आपकी खेलकूद में रुचि है क्या। कि ऐसा तो नहीं था कि मुझसे आपकी लिटरेचर में रुचि है तो आपको बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़ने पड़ेंगे, आप लिटरेचर ही पढ़ेंगे 70-80% टाइम। ऐसा तो मुझसे नहीं पूछा, मुझे तो सारे सब्जेक्ट पढ़ाए गए। तो उससे मुझे लगता है कि वो एक मीडियोक्रिटी तो क्रिएट कर सकता है ना, लेकिन एक्सेलेंस क्रिएट नहीं करता। मेरा मानना है, जो थोड़ा सा बोल्ड स्टेटमेंट है, कि स्कूल्स डू नॉट क्रिएट एक्सेलेंस। क्योंकि अगर स्कूल एक्सेलेंस क्रिएट करते तो कोटा नहीं होता, तो कोचिंग वेरी इंडस्ट्री ट्रू। नहीं होती। जो वेरी बिलियन ट्रू। डॉलर की कोचिंग इंडस्ट्री है वो इसलिए है क्योंकि स्कूल फेल हो गए। क्योंकि वो जो एग्जामों में आता है आईआईटी के या किसी भी एग्जाम में, वो कोई चांद से नहीं आता ना, वो ही करिकुलम आता है, लेकिन उसका एडवांस वर्जन आता है। वो एडवांस वर्जन में स्कूल में क्यों नहीं पढ़ लेता। तो मेरा, बल्कि मैं आपके दर्शकों को बताऊंगा, मेरा एक टेड टॉक है इस पे, होम स्कूलिंग फॉर माय सन। उस पे एक आध लाख व्यूज हैं, यूट्यूब पर है वो, टेडेक्स में। जरूर तो देखेंगे, हाँ। लोग देखिए, वो पूरा 12-15 मिनट का टॉक है कि मैं क्यों होम स्कूलिंग कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे तो पूरी पूरी डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, मेरे ख्याल से आपके दर्शक उसमें देख सकते हैं, मैं कमेंट में भी लिख दूंगा यहाँ पे। जी बिल्कुल तो वो बिल्कुल पूरी बिल्कुल। पूरी पूरी उसकी आर्गुमेंट है उसमें कि क्यों मैं होम स्कूलिंग करना चाहता हूँ। और 12th की डिग्री लेने के और तरीके हैं, आप ओपन स्कूलिंग से ले सकते हैं, आप आईबी बोर्ड से ले सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं आजकल जो कह रही हैं उनको डिग्री नहीं चाहिए, वो अपना खुद एग्जाम करेंगी। तो ये तो बहुत डिग्री का अच्छा। रेलेवेंस कम होता जा रहा है, और आज से 10-20 साल बाद तो और कम हो जाएगा। ऑनलाइन लर्निंग, अपग्रेड, कोर्सेरा, इतनी तरह की लर्निंग आ गई। लर्निंग इंपॉर्टेंट है, स्कूल जाना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्कूल लर्निंग का एक तरीका हो सकता है, लेकिन केवल एकमात्र तरीका नहीं हो सकता आजकल के ऑनलाइन और कनेक्टेड वर्ल्ड में। ये मेरा मानना है। काश काश ऐसा हमारे साथ हुआ होता तो आज हम सबकी जिंदगी थोड़ी सी अलग होती। मैं भी केवीआई हूँ, तो मुझे मालूम है कि हमें मतलब जो चीज, जो इच्छा रही थी, हमें वो भी पढ़ना था और वो पढ़ना ही था, क्योंकि हमारे नहीं, पास कोई ऑप्शन नहीं केवी तो था। फिर भी बहुत अच्छे स्कूल हैं। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ बहुत सारा एक्स्ट्रा करिकुलर हुआ करता था, बहुत सारा स्पोर्ट्स हुआ करता था। मैंने बैडमिंटन में अपने स्कूल को रिप्रेजेंट किया था, और हर अरे वाह। महीने कोई ना कोई आर्टिफिशियल कोई कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती थी। वो हाँ। अलग बात है कि मुझे ये शब्द एक्स्ट्रा करिकुलर से थोड़ी चिढ़ है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं है। वो मेरे ख्याल से, मैं लता मंगेशकर से अगर कहूँ कि आप जो गाती हैं वो एक्स्ट्रा है, या सचिन तेंदुलकर से कहूँ कि आप जो हाँ, करते तो हैं वो एक्स्ट्रा है, वो वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करिकुलर है। ही वो बोलते थे उसको, एक्स्ट्रा हाँ, वो करिकुलर एक्स्ट्रा। ही कहा जाता तो था। मेरे ख्याल से वो भी करिकुलम हो सकता है किसी के लिए। हाँ, ऐसा ऐसा मेरा मानना है। हाँ। बिल्कुल ठीक। तो हाँ। बिल्कुल ठीक। जी देखिए, आपसे ना बात करके शांतनु जी बहुत अच्छा लगा। बहुत आपसे जो कॉन्वर्सेशन आज मेरी रही है, थोड़ी डीप रही है। मुझे पहले ऐसा लग रहा था कि पता नहीं, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं रखती हूँ, और आप एक टीवी के बहुत जाने माने पैनलिस्ट हैं, तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं कहीं ऐसा ना हो कि मेरे और आपके बल्कि संवाद में आपके इस बहुत लाइव फर्क के हो। बाद अभी भी 4 बजे इंडिया टीवी पे, 5 बजे न्यूज 24 पे मेरे सेशन है, तो मुझे अच्छा उसकी अच्छा, तैयारी आपका करनी सेशन है। है अभी। अभी नहीं है, अभी क्या तो क्या बिल्कुल। क्या 4 बजे, 2:15 हाँ बज अभी रहे हैं सवा अभी। 2 हो रहे हाँ, हैं। चार आपका बजे लंच पाँच टाइम भी बजे हो रहा होगा। वो 4-5 बजे नॉर्मली टीवी शुरू हो जाता है। हिंदी चैनल 4-5 बजे की तरफ होते हैं, इंग्लिश चैनल 8-9 बजे की तरफ होते आठ हैं। तो नौ अभी उसकी तैयारी करनी है। आज बिल्कुल राष्ट्रपति मुर्मू जी का इलेक्शन है, तो उसी के अराउंड डिबेट होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी तरफ से शुभकामनाएं आपको, और आपको बहुत बहुत आपका धन्यवाद मैं कहना चाहूंगी कि आपने बहुत खुल के, बहुत आसान शब्दों में
मुझे आपने सब कुछ समझा दिया, आपने अपनी जर्नी मुझसे शेयर की और मेरे दर्शकों से शेयर की, जो कि बहुत इंस्पायरिंग है। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक धन्यवाद यू। धन्यवाद योगिता जी। थैंक यू सो मच।